मऊ नगर पालिका परिषद के चेयरमैन अरशद जमाल साहब, जो तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लोगों के बीच में रहने वाले, इनको ज़मीनी नेता कहा जाता है। और हर जगह हर शक्ल में हंसी की महफिल हो तो वहाँ, रोने की महफिल हो तो वहाँ, सियासत हो, समाजी काम हो, तालीमी प्रोग्राम हो, हर जगह ये अपने उसी बखसूस अंदाज में मौजूद रहते हैं। आज इस प्रोग्राम में आप एजाज़ी मेहमान की हैसियत से शरीक हैं। मैं उनसे बहुत अदब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात पेश करें। 3 दफ़ा पानी पी चुके हों कि अब नंबर आवा था, अब नंबर आवा था। सदर मोहतरम और मोहतरम सामईन, अस्सलाम वालेकुम। बड़े कारनामों वाली शख्सियत पे बात करने के लिए इतना सा वक्त है। पहलवान साहब के बारे में चूंकि किताब का तो रस्म इजरा हो गया, किताब पे क्या बोलना है, जिनके बारे में किताब लिखी गई है उन्हीं के बारे में कुछ बात करेंगे। पहलवान साहब के बारे में 2 बातें ऐसी मैं बता रहा हूँ जो आपके जहन में भी होंगी, जो और आपको पूरे मुंह में कहीं नहीं मिलेंगे। आप देखते होंगे कि अलग अलग फील्ड में काम करने वाले अलग अलग, जैसे कोई तालीमी मैदान में काम करता है, कोई सेहत के, तो कोई सियासी, तो कोई समाजी, मगर मुंह में कोई एक नाम भी पहलवान साहब के अलावा ऐसा नहीं मिलेगा जिन्होंने खेल के मैदान में काम किया हो, जिन्होंने सेहत के खेल के मैदान की हालत ये थी कि फुटबॉल का टूर्नामेंट कराते थे और कुश्ती तो बड़ी बड़ी कराते थे। मैं भी उन कुश्तियों में गया हूँ और खुद लड़ते भी थे, लड़ाते भी थे। सेहत के मैदान में आप देखेंगे तो उन्होंने अल राज़ी हॉस्पिटल कायम कर दिया। तालीम के मैदान में आप सब जानते ही हैं, आलिया को लेकर कितनी उनकी खिदमत थी। समाजी खिदमत में शायद मोहल्ले का कोई शादी ब्याह ऐसा न रहता हो जिसमें पहलवान साहब न रहते हों। इसके अलावा और उनको सियासी मैदान में अगर आप देखेंगे तो सियासत में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे और ख़ुद चुनाव भी लड़े। तो एक आदमी में इतनी खूबियों वाला आदमी आप शायद तब गौर करिए, पूरे मुंह में कोई नहीं मिलेगा, आज भी नहीं मिलेगा। दूसरी जो कमाल की बात थी उनमें, जो जिसकी मिसाल नहीं मिलती है, कि कोई भी सियासतदान, चाहे मैं हूँ, चाहे इम्तियाज़ साहब हूँ, चाहे मौलाना हबीबुर रहमान नुमानी, मौलाना, चाहे उसके पहले जितने सियासी लोग रहे हों, चाहे यहाँ के, चाहे गोपांजे, किसी भी सियासी, चाहे सालिम भाई हों, चाहे तैयब पालकी हों, किसी भी सियासी आदमी ने अपनी औलाद को सियासत में नहीं डाला, न समाजी काम में डाला। हालांकि ये बहुत सोचने वाली बात है कि आखिर क्या वजह है कि जो सियासत और समाज में काम करने वाले लोग हैं अपनी नस्लों को उससे दूर रखते हैं, यानी कि मैंने भी अपने बच्चे को दूर रखा है। ये बड़ी गौर करने वाली बात है कि इसका मतलब ये हुआ कि ये घाटे का सौदा है। अगर नफ़े का सौदा होता तो लोग अपनी नस्लों को इससे दूर नहीं ले जाते। जिसमें फील्ड में डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, बुनकर का बेटा बुनकर होता है, कारोबारी का बेटा कारोबारी होता है, तो आखिर सियासतदानों ने अपने बेटों को सियासत में क्यों नहीं डाला? क्यों समाजी लोगों ने समाज में अपने बच्चों को समाजी काम में नहीं डाला? इस पर गौर करिएगा। मगर पहलवान साहब एक वाहिद आदमी पूरे मऊ के ऐसे हैं जिन्होंने समाजी काम में अपनी औलादों को डाला, अपने बेटों को डाला, अपने पोतों को डाला। और आज भी आप नज़र उठा के देख लीजिए कि उनके 2 बेटे सभासद रह चुके हैं, एक बेटा और तमाम सियासी कामों में रहता है, तो पोता उनका सियासी कामों में रहता है। तो ये 2 खूबियाँ ऐसी पहलवान साहब की थी जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलेगी। तीसरी एक खूबी बताता हूँ। तीसरी खूबी ये थी कि पहलवान साहब बहुत बेबाक बात रखने वाले थे, कभी किसी के सामने दबते नहीं थे। जो हक बात है वो बोल के रहते थे और कभी भी उनका कदम मसलहत के तकाज़ों के तहत पीछे नहीं हटता था। और आज जो है सबसे ज़्यादा मसलहत पसंदी ने हमारा नुकसान किया है कि हक बात बोलने की जुर्रत ही हमारे अंदर से ख़त्म हो गई है। हर कोई सियासतदानों की तरह से घटाने और जोड़ने लगता है, नाराज़गी और खुशनुदी का माहौल तलाश करने के लिए हक बात बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। ये क्वालिटी पहलवान साहब में थी, भले ही उनके कितने भी लोग मुखालिफ हो गए हों। और उनकी नस्लों में भी ये क्वालिटी मैं देखता हूँ कि उनकी नस्लों में भी ये क्वालिटी कि वो साफ बात बोलते हैं, जिसकी देन है कि उनको अक्सर मुखालफत का भी सामना करना पड़ता है। मैं 2000 में जब पहली मरतबा चेयरमैन हुआ तो ज़हीर सिराज बहुत मेरी मुखालफत करते थे, उनके लड़के थे। अब पहलवान साहब ने मुझको चुनाव लड़वाया था, तो 1.5 साल बाद मैं पहलवान साहब के पास गया और मैंने उनसे कहा कि आपके बेटे ज़हीर सिराज साहब बड़ी मुखालफत करते हैं। अब मैं ज़हीर सिराज को इसलिए पकड़ने के चक्कर में था कि ये आदमी, इस आदमी में क्वालिटी है,
ये आज मुखालफत कर रहा है मगर मजबूत मुखालफत कर रहा है, तो ये मुखालफत जब बंद करके मुआफ़क़त में आएगा तो फिर उतनी ही मजबूती से साथ रहेगा, क्योंकि दल बदलने वाले लोग नहीं हैं। और आज लगभग 24 साल के आसपास हो रहा है, आज हम लोग एक साथ काम करते चले आ रहे हैं, सिराज साहब और हम, और इंशाअल्लाह ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक हम लोगों का साथ रहेगा। पहलवान साहब चुनाव के ज़माने में मेरे घर आए, कहे कि मैं तुम्हारी मीटिंग कराना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो कांग्रेस पार्टी के हैं, मैं समाजवादी पार्टी से लड़ रहा हूँ, आप मेरी क्यों मीटिंग कराएंगे सियासी? तो कहने लगे देखो भाई, विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, वो सिंबल पे चुनाव होता है, वहाँ से प्रदेश में और देश में सरकारें बनती हैं, मगर ये जो चुनाव है इसमें हमारे शहर में सरकार बनती है, और शहर में ज़रूरतें हर मिनट हर लम्हे हमारी हैं, लोगों की ज़रूरतें हैं। अगर वहाँ कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री गलत चुना गया तो उतना नुकसान नहीं पहुँच पाएगा कि अगर यहाँ एक चेयरमैन गलत चुन दिया गया तो 5 साल तक हमारी नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए मैं पार्टी की छोड़कर तुम्हारे साथ आया हूँ, उन्होंने मेरी मदद की। उस ज़मीन में मुझको ले गए जो आलिया की नई बिल्डिंग बनी है, तो उन्होंने मुझे प्लान बताया कि इसमें ऐसे ऐसे बनाना। तो मैंने उससे एक सवाल किया कि पहलवान साहब इतनी दौलत कहाँ से आएगी जो आप प्लान बता रहे हैं? सब अल्लाह मियाँ पूरा करेंगे। बात आई गई, ख़त्म हो गई। फिर उन्होंने बुलाया उसके 3-4 साल बाद मुझको, जब बिल्डिंग बन गई थी, स्कूल वहाँ ट्रांसफ़र हो गया मदरसा। तो मैं बिल्डिंग देख के हैरत में रह गया कि इतनी बड़ी तामीर कैसे हो गई। तो मैंने फिर उनसे सवाल पूछा कि पहलवान साहब ये पैसा कहाँ से आया? तो फिर उनका जवाब वही था कि सब अल्लाह मियाँ देते हैं। आलिया मदरसा जो नया बना है, आप लोगों में जिन लोगों ने अगर उसकी तामीर को न देखा हो तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप जाइए और वहाँ की तामीरी काम को देखिए, जो पहलवान साहब की आवाज़ चीख चीख कर उनके नाम को याद कर रहा है। ऐसे कोई नहीं याद करता, इतनी खूबियों का मालिक कोई ऐसे नहीं हो जाता। बहुत सारे कारनामे ऐसे हैं, लेकिन ये कि तो सब खूबियाँ हुई, लेकिन आज के प्रोग्राम में एक कमी मौलवी साहब है। मेरी बात का बुरा भी मत मानिएगा आप लोग, क्योंकि मुझे भी आदत है जो बात हो तो कहने की, कि आलिया मदरसा सबसे पुराना मदरसा है, और मेरे ख्याल से लड़कियों की तालीम का सिलसिला सबसे पहले आलिया ने शुरू किया मुंह में। आलिया जो इंटर कॉलेज है या जो उनकी जो मजहबी तालीम का जो इदारा है, उसमें हज़ारों लड़कियां तालीम पढ़ती हैं, तालीम लेती हैं। आज के इस प्रोग्राम में 21 मुकर्रिर बोलने वाले और सैकड़ों की तादाद में सुनने वाले। ख़वातीन की तादाद नीचे नहीं है, कुछ ऊपर है। तो ये जो इम्तियाजी सलूक है, क्या इसे मजहब ने मना किया है? इस्लाम ने मना किया है कि क्या वो पर्दे के साथ यहाँ नहीं रह सकती? क्या यहाँ माइक पे आके जो उनके प्रिंसिपल उनके स्कूल में रही हैं, जो टीचर्स रही हैं, उनके तासुरात भी 2 मिनट के लिए अगर उनके आ जाते तो क्या इसमें मायूब बात हो जाती? मैं मसले में नहीं जाता, उलमा कराम यहाँ मौजूद हैं, वो इस पर फैसला करेंगे। लेकिन मेरी समझ जो कहती है कि हिस्सेदारी जब आधी है तो थोड़ी सी हिस्सेदारी दीजिए, आप थोड़ी हिस्सेदारी दीजिए। पर्दे का भाई, बाजार में सारी औरतें जाती हैं, खरीदारी करती हैं, एक ऑटो रिक्शे में सफ़र करती हैं, दूर दूर हमारी बेटियां जाती हैं पढ़ाने के लिए 20-20, 40-40 किलोमीटर। तो महफिल जब कोई होती है तो महफिल में इम्तियाज़ को बरत दिया जाता है। मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ करिएगा, और अगर कहीं से भी इस बात में हक बनता हो तो इस पर गौर भी ज़रूर करिएगा। तो मैं एक मरतबा फिर पहलवान साहब को खराज अक़ीदत पेश करते हुए, और मौलाना अब्दुर्रहमान साहब को और उनके खानवादे के लोगों को, और इम्तियाज़ नदीम साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया है। आने वाले दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका अजर आपको ज़रूर देंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। नगर पालिका परिषद के चेयरमैन अरशद जमाल साहब पहलवान साहब को खराज अक़ीदत पेश करते हुए बहुत सी राय से इन्होंने नवाजा। इन्होंने बहुत से प्रोग्राम किए हैं, कराए भी हैं, और एक बड़ा तजर्बा इनके पास है और वसी नज़रिया इनका है, इसलिए इनकी राय गौर करने के लायक है।